बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2019 पे। ये मैं आपको दिखा दूँ। ऑल्टरनेट ये है हमारे पास पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2019 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसका सेक्शन 5 से लेके इसके सेक्शन 8 तक हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 5 पावर टू रिकॉर्ड एविडेंस ड्यूरिंग पोस्टपोनमेंट, यानी कि जिस टाइम पीरियड के वो टाइम पीरियड जबकि ट्रायल जो था का पोस्टपोन हो गया था, क्या उसको दोबारा जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, या वो एविडेंस जो है नहीं अवेलेबल थी तो क्या दोबारा ली जा सकती है। क्लॉज 1 देखें इसकी, नथिंग इन सेक्शन 3 और 4 शैल प्रोहिबिट और रिस्ट्रेन द कोर्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग एविडेंस which is likely to become unavailable due to postponement of trial। यानी कि जब एक केस कोर्ट के पास आया, दो लोगों के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हुआ, वो केस जो है कोर्ट के पास आया और कोर्ट ने वो केस रेफर कर दिया एडीआर को। तो जब केस रेफर हो जाता है एडीआर को, तो जिस कोर्ट में केस फाइल हुआ था वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स थी, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है वो प्रोसीडिंग पोस्टपोन हो जाती हैं तब तक जब तक कि एडीआर उस केस में कोई फाइनल जो है कोई डिसीजन नहीं हो जाता, यानी कि पार्टीज के दरमियान कोई फाइनली सेटलमेंट नहीं हो जाता, कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता। तो अब जब वो केस रेफर कर दिया गया एडीआर को और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स थी वो पोस्टपोन हो गई और उस कोर्ट कोई एविडेंस लेना चाहती है, यानी कि केस के पोस्टपोन हो जाने की वजह से कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकी, यहाँ के उसके पोस्टपोन हो जाने की वजह से वो एविडेंस जो थी अनअवेलेबल थी ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल। तो कोर्ट बाद में चाहती है कि वो एविडेंस ले, तो कोर्ट जो है ले सकती है वो एविडेंस, यानी कि सेक्शन 3 और 4 कोर्ट को प्रोहिबिट नहीं कर रहा, रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा, बात नहीं कर रहा एविडेंस रिकॉर्ड करने से। तो जो सेक्शन 3 और 4 में जो जिस तरह से हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट केस रेफर कर दिया गया एडीआर को तो अब कोर्ट का इख्तियार बाकी नहीं रहा, कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसने कोर्ट को बाज कर दिया हो, रोक दिया हो एविडेंस रिकॉर्ड करने से। कोर्ट किसी भी वक्त एविडेंस ले सकती है। क्लॉज 2 देखें इसी की, द कोर्ट में ऑर्डर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ सच पर्सन ऑन इट्स ऑन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द ट्रायल इंक्लूडिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अगर कोर्ट जो है अपनी मर्जी से, किसी पार्टी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, अपनी मर्जी से ऑन इट्स ऑन अगर वो एविडेंस रिकॉर्ड करनी है तो तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एविडेंस रिकॉर्ड करने का, या फिर पार्टीज ने, या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी तरफ से कोई एप्लीकेशन गई है कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड करने के हवाले से, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का, तो एविडेंस जो है रिकॉर्ड हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 6 पावर टू रेफर अ केस टू एडीआर एट एनी टाइम। अब कोर्ट के पास, यहाँ पे कोर्ट की पावर्स के बारे में बात की गई है कि कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर एडीआर को केस रेफर कर सकती है। क्लॉज 1 देखें, नथिंग इन सेक्शन 3 और 4 shall prohibit or restrain a court from referring a case to ADR at any stage of the case with the consent of the parties। अब जो सेक्शन 3 और 4 है वो किसी भी तरह से कोर्ट को बाज नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा, कोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई सेक्शन 3 और 4 में कि केस एडीआर को रेफर करने के हवाले से। कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी भी स्टेज पर पार्टीज़ की कंसेंट यहाँ पे ज़रूरी है, किसी भी स्टेज पर पार्टीज़ की कंसेंट से केस जो है एडीआर को रेफ़र कर सकती है। एंड क्लॉज 2 देखें कि वेयर अ रेफरल इज़ मेड अंडर सेक्शन 1 द कोर्ट में इफ़ थिंक फिट। जब जैसे कि ये सब सेक्शन 1 जो है यहाँ पे जब केस जो है रेफ़र कर दिया गया है एडीआर को, तो अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो वो क्या करती है, या तो टाइम पीरियड फिक्स कर सकती है। देखिए, फिक्स अ टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ एडीआर, जैसा कि हमने ऊपर सेक्शन 3 में देखा था कि कोर्ट जो है टाइम पीरियड फिक्स कर सकती है जो कि 60 डेज से
ज़्यादा का नहीं होगा। कोई भी 30 दिन का टाइम हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 40 दिन का हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड या तो फिक्स कर देगी इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर केस को रिजॉल्व करना है। तो या फिर कोर्ट की अपनी मर्जी है कि वो पोस्टपोन कर सकती है ट्रायल को ड्यूरिंग द पीरियड गिवन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एडीआर प्रोसीडिंग, यानी कि जो टाइम पीरियड एडीआर प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है उस दौरान जो है ट्रायल को कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि ट्रायल को पोस्टपोन कर सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन 6। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 7 सिलेक्शन ऑफ एडीआर पर्सन। अब एडीआर कौन होते हैं और इनको कौन सेलेक्ट करता है? द पार्टीज टू द केस में सिलेक्ट द पर्सन और पर्सन हु शैल अंडरटेक एडीआर। अब देखेंगे इख्तियारात जो हैं ये पार्टीज़ के पास हैं कि पार्टीज़ जो हैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कर सकती हैं जो कि एज आ एडीआर अंडरटेकिंग देगा और एज आ एडीआर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। क्लॉज 2 है where the parties are unable to agree on one or more persons for conduct of ADR proceeding, the court shall provide a list of accredited ADR service provider or ADR centers to the parties for selection। अब कोर्ट आपस में डिसाइड नहीं कर पाती हैं या किसी एक ADR पे उन दोनों का इत्तेफाक नहीं होता, यानी कि एक पार्टी तो कोई एक एडीआर सेलेक्ट कर रही है और दूसरा किसी दूसरे को कर रही है, दोनों किसी एक पर्सन को एडीआर अपॉइंट करने के हवाले से उनका आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। एक या एक से ज़्यादा एडीआर अगर अपॉइंट करने हैं तो वो दोनों बाहमी रजामंदी से किसी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कोर्ट खुद से एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी एडीआर उन पर्सनस की जो एडीआर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि सर्विस एडीआर की सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लिस्ट प्रोवाइड करेगी ताकि वो पर्सनस जो हैं जो पार्टीज़ हैं उनमें से किसी पर्सन को एडीआर जो है वो चुन लें। और इसके अलावा कोर्ट जो है सेंटर्स भी का बताएगी कि वो सेंटर्स जो कि एडीआर सेंटर्स जो बनाए गए हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी रेफ़र करेगी पार्टीज़ को ताकि उसमें से कोई भी सेंटर जो है सेलेक्ट कर लें और वहाँ पे जाके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। उसके बाद जो हमारी क्लॉज 3 है where the parties are unable to arrive at a common decision, the court shall make a reference to an accredited ADR service provider or ADR centers in the prescribed manner। कि जब पार्टीज़ का एडीआर पर्सन जो है वो अपॉइंट हो गया लेकिन पार्टीज़ जो हैं आपस में कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहा, उनकी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रही, आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं कर पा रही या किसी भी कॉमन डिसीजन पे नहीं आ रही, तो कोर्ट क्या करेगी, रेफ़र कर देगी उनको एक्रेडिटेड एडीआर सर्विस प्रोवाइडर जो है तो वो रेफरेंस जो है उनको देगी एडीआर सर्विस प्रोवाइडर को, और एडीआर जो सेंटर्स हैं वो भी जो भी प्रेस्क्राइब मैनर है उस तरह से कोर्ट उनको रेफ़र करेगी जो कि उनकी हेल्प करेगा, उनको इनकरेज करेगा अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 7 ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2019। और उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 8 रिटर्न टू कोर्ट। तो ऑब्वियसली जब केस एडीआर के पास जाता है और दोनों पार्टीज़ के जो भी किसी भी बात पे इत्तेफाक कर लेती हैं, अपने मैटर को रिजॉल्व कर लेती हैं, किसी एक एग्रीमेंट पे दोनों जो है वो एग्री हो जाती हैं, जो किसी तो अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखी हैं किसी भी बात पे जब वो एग्री हो जाती है तो केस तो वापस कोर्ट के पास ही आता है। तो जब कोर्ट के पास रिटर्न होगा केस जो कि रेफर किया गया था एडीआर को shall be returned to the court in the prescribed format on the completion of ADR proceeding or on the expire of the time provided under section 3 or 4 of the act, whichever is earlier। तो जब केस जो एडीआर को रेफर किया गया था तो जब यहाँ तो वो कंप्लीट हो गया, मतलब जो प्रोसीडिंग्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई, तो जो भी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसी में इस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में वो प्रोसीडिंग वो केस जो है वापस कोर्ट के पास आ जाएगा। तो या फिर अभी एडीआर प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई लेकिन वो जो टाइम पीरियड था प्रोवाइड किया गया था इसकी कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बावजूद पार्टीज जो है आपस में उनका केस इशू जो है वो सॉल्व हुआ या नहीं, तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाने के बाद वो जो केस है वापस कोर्ट को भेज दिया जाएगा, कोर्ट के पास वापस रिटर्न हो जाएगा और इसके लिए एक फॉर्मेट जो है प्रेस्क्राइब किया गया है उसी फॉर्मेट में केस वापस कोर्ट के पास आ जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।